नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। सबसे पहली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन में हिस्सा लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिवेशन में मंथन से जो अमृत निकलेगा वो कार्य के प्रति सभी लोगों को प्रेरणा देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न बिंदुओं की जो मांग रखी है, उन मांगों का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से वार्ता कर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारी सभी समस्याओं से अवगत कराएं। जिन समस्याओं का जल्द निराकरण हो सकता है किया जाएगा। आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं। कुछ मांगों के लिए तो मैं हमारे बेलवाल जी ने उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की कौन सी मांग है ये पूर्व हॉकी डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग के समाधान हेतु डिप्लोमा इंजीनियर समस्या समाधान समिति का गठन किया जाएगा। जो भी हमारे एसोसिएशन है उन सारे एसोसिएशन को आप अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। आनंद जी, इनकी जितनी भी हमारी ये लगभग कितनी है 19 सूत्री मांगे हैं। इनकी सभी 19 सूत्री मांगों पर वार्ता करके इनका जो भी समाधान हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 19 की 19 का समाधान होगा। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक की भर्ती में हुए घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मायरा भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरते हुए सहकारिता विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष करण मायरा ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए जाने की मांग की। गणेश गोदियाल ने कहा कि सहकारिता विभाग में पिछले 5 सालों से तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं। इन भ्रष्टाचारों के चलते आज योग्य और काबिल लोगों को अपनी नौकरियों से वंचित होना पड़ रहा है। इनकी जगह ऐसे लोगों को नौकरियों से नवाजा गया जो सत्ता में बैठे लोगों के चहेते थे। सहकारी बैंक की भर्ती में धांधली हुई है। आपको बता दें कि रिश्तेदारों को पोस्ट दिलाने का आरोप है। 400 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शुरू की गई भर्ती उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ में गड़बड़ी की शिकायत मिली। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। जिला सहकारी बैंकों में भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच जारी है। जांच समिति ने देहरादून के डीसीबी से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। जांच समिति को 15 दिन में देनी है अपनी रिपोर्ट। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नेता अफसरों ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराया। एक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने अपने बेटे को नियुक्ति दिलवाई है। सहकारी बैंक के एक जीएम ने पिथौरागढ़ में बेटे को नियुक्ति दिलाई। सहकारिता भर्ती घोटाले में अब तक 8 अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है। सहकारी बैंक में रिश्तेदारों को बांटी गई नौकरियां। तो सहकारी बैंक में भर्ती में धांधली की गई है और आपको बता दें कि 400 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया था और जिसमें धांधली निकलकर सामने आई। उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ ये ऐसे जिले भी रहे जहां नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलने लगी और गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस अब पूरी तरह से मुखर हो चुकी है और लिहाजा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है उनके नेतृत्व में लगातार आप देख पा रहे हैं कि सचिवालय के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके साथ ही जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है वो भी उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम और भी जो नेता है कांग्रेस के वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है कहीं न कहीं जो धन सिंह रावत
के खिलाफ कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा जरूर दे, क्योंकि जिस तरह से उनके विभाग में घोटाला हुआ है, नौकरियों की पूरी तरह से बंदरबाट हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा जो दुखद बात है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो आज सड़कों पर बैठी है। करण महाराज जी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं एक जो भर्ती घोटाले को लेकर आज कांग्रेस पूरी तरह सड़कों पर उतर पाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के जो हमारे बेरोजगार हैं उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। इस भर्ती को अगर आप गौर से देखेंगे, प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराई गई और नोएडा में ये परीक्षा ली गई। और उस दौरान ली गई जब कोरोना था, जब हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इसका मतलब जिन लोगों को पहले से सूचना थी, केवल 2 दिन का नोटिस था, जिनको पहले से सूचना थी वो नोएडा पहुंच चुके थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको भर्तियां दे दी गई। बहुत बड़ा घोटाला है और पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगारों में से इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। गोदियाल जी ने इसका धरने का जो कॉल दिया था उसमें हम सब लोग शामिल हैं। पुलिस के बल पे हमारे लोगों को इधर उधर तितर-बितर कर देगा, नहीं आने दिया जा रहा। और मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये दिखाने की कोशिश की है कि बड़े ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। मेरा एक ही प्रश्न है, अगर वो इतने ईमानदार है तो उनको ये पहले मंत्री को पदच्युत करना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष जांच होगी। मंत्री पद में होगा तो कैसे जांच हो सकती है, ये समझने की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंत्री अगर पद पे होंगे तो जांच कैसे हो सकती है, ये कहीं ना कहीं उनका ये था। मेरे साथ गणेश गोदियाल जी ने सर, सरकार कह रही है कि हम इस पूरी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहिए? जो चोर हैं उन्हीं चोरों को जांच का काम दे दिया गया है, तो कैसे संभव है कि वो जांच होगी? सरकार यहाँ के बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है, उनसे छलावा कर रही है। और विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है कि हम बेरोजगारों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। तमाम जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह सरकार के खिलाफ मुखर हो चुके हैं और सचिवालय के बाहर लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत हों या फिर गणेश गोदियाल हों या फिर जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। बिल्कुल सहमत हैं, एक बड़ा भारी घोटाला है और यहाँ उत्तराखंड में बड़ा संवेदनशील विषय है। और जिस तरीके से इनके राज्य में भर्तियों में घोटाले हुए हैं, उन्हीं वो चिंता का विषय है। उसके लिए एक जेपीसी गठित या न्यायिक आयोग है, क्योंकि इसकी सामान्य जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो उस जांच से या न्यायिक आयोग है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने नए खेवनहार खोज लिए हैं। पार्टी ने करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य की नियुक्ति की गई है, जबकि भुवन चंद कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भुवन कापड़ी ने विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने गणेश गोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने करण माहरा और यशपाल आर्य की नियुक्ति का पत्र जारी किया है। तो नए खेवनहार उत्तराखंड कांग्रेस को मिल गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं यशपाल आर्य और भुवन चंद्र कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अब करण माहरा। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से मिले हरीश रावत। करण माहरा को हरीश रावत ने पीसीसी अध्यक्ष बनने की बधाई दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी उन्हें मुलाकात करके बधाई दी है। कांग्रेस की नई टीम घोषित होने के बाद पार्टी में असंतोष देखने को मिल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भी इससे नाराज हैं। प्रीतम सिंह ने अब चुनावों में हुई हार और गुटबाजी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन पर भी गुटबाजी के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के लिए नामों की सूची जारी की, तो इसमें नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह को कोई भी पद नहीं दिया गया। इस बात से नाराज होकर प्रीतम सिंह ने अब पार्टी हाईकमान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन के जो है हमारे महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी, और निश्चित रूप से मेरा कहना है ये कि जांच होनी चाहिए।
और अगर कहीं पर भी मैं दोषी पाया जाऊँ फिर मुझे विधायक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं विधायक से भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। पिछले 5 सालों में आपकी तरफ से मैंने कोई एक बयान बता दें जिस बयान के आधार पर ये बात कही जा रही कि गुटिया क्या नाम जो गुटीबाजी हुई उसको ये आदमी अगर एक तरफा जो है बयानबाजी कर रहा है तो भाई हाँ, मेरा कसूर इतना जरूर है कि मैंने उत्तराखंड राज्य के अंदर जब मैं अध्यक्ष बना तो सोनिया जी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया है। और अगर भाई इसको गुटिया बंदी कही जाती है, गुटबाजी कहा जाता है तो ये तो मेरा कसूर है। लेकिन मैंने तो कभी सार्वजनिक रूप से कभी कुछ बात किसी सामने कही। चुनाव में भी मैं कह सकता हूँ कि बताएं, वो साक्ष्य प्रस्तुत करें कि भाई जिसमें हमने अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में काम किया हो। सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनने वाली कि साहब गुटबंदी के सहारे कौन गुटबंदी कर रहा था, ये जो है साफ होना चाहिए। देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसमें तमाम राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को समीक्षा के लिए बुलाया गया। वहीं समारोह में शामिल हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है दिल्ली के विज्ञान भवन में, किस तरीके से देखते हैं, चूंकि आपका भी मंत्रालय जो है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो आइकॉनिक सप्ताह जो ये मनाया जा रहा है समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आज हमारे श्री एम वेंकटा नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक ग्राम राज्य नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात की, ग्रामों को मजबूत करना पड़ेगा और सारा भारत हमारा जो है उसकी आत्मा जो है गाँव में ही बसती है। तो गाँव को मजबूत करें, यही संदेश यहाँ से जा रहा है। और महिलाओं को सशक्तिकरण करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है सर कि उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ आपका मंत्रालय आपकी बार सोच रहा है, जिस प्रकार से फिर से एक बार बहुमत मिला है, रिकॉर्ड टूटा है, मिथक टूटा है, पंचायती राज को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को उत्तराखंड। बिल्कुल, अब उम्मीदें पूरी करेंगी। अब जो कुछ है वो सोच रहे हैं हम लोग, उसको साकार करेंगे और हम बहुत ताकत देंगे, शक्ति देंगे, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज जी, जिन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हम पे भरोसा जताया है उनके उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में तोड़फोड़ होने के बाद पुजारी, हकूकधारी और श्रद्धालु सड़कों पर उतरे। जिलाधिकारी कार्यालय पर जुलूस प्रदर्शन किया गया। घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में गोपेश्वर बाजार बंद रहा। महापंचायत भी आयोजित की गई। खबर कालाडूंगी से, जहां नैनीताल तिराहे को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग नैनीताल, राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम ने कालाडूंगी पुलिस को साथ लेकर चिन्हीकरण किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत ने बाजार में लगने वाली दुकानों को फैलाकर न लगाने की चेतावनी दी। साथ ही बाजार में फल ठेले वालों को भी चिन्हित स्थान दिया है, जहां पर वो अपने ठेले लगा सकेंगे। शिकायत के अनुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष ईओ साहब के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया। रोड साइड पर टीन शेड लगे हैं, कुछ पक्की दुकानें भी बनी हुई हैं, जिनके संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा इनको हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हुए नोटिस दिया जाएगा। यदि उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो फिर विभाग के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। ये हमारी रोड की परिधि के अंदर कुछ लोगों ने अस्थायी टीन शेड बना के अतिक्रमण कर रखा है। इनको हटाने हेतु नोटिस निर्मित किए जा रहे हैं और जिसमें 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। ये हमारा जो रोड की 12 मीटर की परिधि के अंतर्गत ये इन्होंने किया गया अतिक्रमण। खबर हरिद्वार से, जहां कोतवाली पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। शातिर ठग नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को शिकार बनाता था और रुपए ठग कर फरार हो जाता था। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अमन बेरोजगार लड़कियों को निशाना बनाता था। पुलिस ने अमन के पास से 2 फर्जी नामों के आधार कार्ड बरामद किए हैं। अमन के खिलाफ एक उत्तराखंड और एक पंजाब की लड़की ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। अब इस आरोपी को रिमांड पर लेकर रुपयों की बरामदगी की जाएगी। आरोपी के पास से एक बाइक बरामद की गई है। बाइक दिल्ली से चोरी की गई है।
एक वादी यहाँ पे तहरीर दी थी, उसकी शिकायत पे फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक टीम गठित करके इस पे जब जांच की गई तो पाया गया कि एक अमन सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है जो यूट्यूब चैनल अपना चलाता है और लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पे उनको बुलाता है और उनके साथ ठगी भी करता है और उनके सामान और मोबाइल लेके और उनको मिसलीड। मुनी की रेती क्षेत्र में स्थित राम झूला पार्किंग में टेम्पो संचालकों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि नया ठेका होने के बाद ठेकेदार दोगुना से अधिक पार्किंग शुल्क देने की मांग कर रहा है। पार्किंग शुल्क कम करने की मांग को लेकर टेम्पो संचालकों ने हड़ताल कर दी। मौके पर धरना प्रदर्शन करने के साथ पार्किंग में खड़े वाहनों को भी बाहर निकलने से रोक दिया। वहीं वार्ता के दौरान टेम्पो संचालकों के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लात घूंसे चले। टेंडर हुए थे कुछ दिनों पहले, तो हमने जब कब इस पार्किंग के टेंडर दिए गए थे तो इसमें माननीय ईओ साहब ने हमें ये अवगत करा करके कराया गया था कि ये जो पूरी पार्किंग है उनके दिशा अनुसार की ये सारी पार्किंग आपकी है। इस पर उनके मानक तय हैं कि हम 2 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, 3 व्हीलर से कितने रुपए लेंगे, कार से कितने रुपए लेंगे। अब हम आज हम सुबह पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, कल रात को 12 बजे से। अब हम पोजीशन ले रहे हैं, हम लोगों के नियमानुसार जब हम पर्चियाँ काट रहे तो टेम्पो यूनियन वाले अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए वो कह रहे कि हम किसी तरह की कोई पर्ची नहीं कटेगी और हम यहाँ पे फ्री में गाड़ी लगाएंगे। नहीं, ये एक हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑटो विक्रम एवं टैक्सी 40-45 साल से यहाँ पर संचालित हो रही हैं। परिवहन सुविधा दे रही हैं देशी और विदेशी नागरिकों को, जिसका भी जो है जिम्मेदारी नगर पालिका की भी है और पुलिस प्रशासन की भी है। परिवहन सुविधा सुचारू रूप से संचालित हो। उस समय पार्किंग भी यहाँ पर नहीं थी, तब से ये व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है और इसी के मद्देनज़र चलते ही ये सुविधा लगातार चलती रही है। अभी कोई नए ठेकेदार महोदय जी आए हैं और उन्होंने ये व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी निर्धारित शुल्क है उससे मिनिमम शुल्क हम पहले भी पे कर रहे थे और उसे भी हम अभी भी जो पिछले ठेकेदार को दे रहे थे उसे भी हम देने को अभी भी तैयार हैं। देहरादून में आर के सुधांशु ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह हैं आर के सुधांशु। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड का उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सुगम होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़कों की स्थिति बेहतर है। सीएम लगातार कर रहे हैं समीक्षा बैठक। आर के सुधांशु ने आगे कहा है कि तीर्थयात्रियों के लिए हर व्यवस्था कर रही है सरकार। में इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार बहुत चिंतित है, वहीं अभी तक जो होटल की बुकिंग्स, लॉज की बुकिंग्स और जो परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन, उनकी बुकिंग ये बताती है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके पीछे कारण 2 साल की कोविड का लॉकडाउन का खत्म होना और लोगों का अपने घरों से निकलना है। हमारे साथ प्रमुख सचिव गृह व लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग देख रहे आर के सुधांशु सर हैं। इनसे समझते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए विभाग कितना तैयार है और क्या क्या तैयारी की गई है। सर, इस बार चारधाम एक बड़ा चैलेंज होगा, आप लोग इसे कैसे देखते हैं और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर मैं सड़कों के पहले अगर बात करूं तो सड़कों की बात करूं, निश्चित रूप से इस समय हम लोगों का भी अनुमान है कि संख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं सड़कों की जहां तक स्थिति की बात करूंगा तो हमारी मेजर सड़कें ऑल वेदर रोड हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं दिक्कत नहीं है, कई जगह दिक्कतें हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरी कमर कसे हुए हैं। और जो एजेंसी है, जैसे हमारी PWD की NH विंग है, साथ ही हमारे पास NHI DCL के माध्यम से भी कार्रवाई की जा रही है और BRO। तो अगर हम देखें कि ऋषिकेश से अगर हम लेते हैं तो रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए जो जोशीमठ और फिर जाती है, तो समस्त एजेंसीज की न केवल हमारे स्तर से, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चाहे वो गंगोत्री की सड़क हो, चाहे वो यमुनोत्री की सड़क हो और केदारनाथ की सड़क हो, हम उसको सही करने की स्थिति में होंगे। और अगर मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कई बार बारिशें भी ज़बरदस्त होती हैं और बीच में ये कई यात्री स्टैंडर्ड हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है, उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अलोंग द रोड हर जगह पे GPS इनेबल्ड हमारी JCBs लगी होंगी, हमारे मैन पावर लगे हुए हैं
और वो रिस्पांस टाइम हमारा 30 मिनट्स का है। पिछले दिनों कई बार पिछली बारिशों में जब देखने में आया कि वहाँ काफ़ी देर लगता है खुलने में, हम ये इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम ऐसी स्थिति में भी सड़कों को खोल सकें। सर, आपके पास होम जैसा बड़ा विभाग है जो सीधे पुलिस का पेरेंटल डिपार्टमेंट है। सर, हम देखते हैं कई बार जब यात्री फंस जाते हैं तो पुलिस बहुत हेल्प भी करती है, उनको ठहराने की व्यवस्था है, चाहे नाश्ते की व्यवस्था है। इस बार चूंकि यात्री अधिक आ सकते हैं, पुलिस का टोटल फोकस यात्रा पर होगा, तो पुलिस को किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं और पुलिस को और आप लोग किस तरीके से सपोर्ट, कोऑपरेट और उनको कैसे और मजबूत कर रहे हैं ताकि वो इसको बहुत दृढ़ता के साथ अपनी इस ड्यूटी को कर सके? देखिए, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, माननीय मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं और पुलिस विभाग के डीजीपी और साथ में जिला मजिस्ट्रेट और एसपी और एसएसपीज जितने भी हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों को किस तरह से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस को हमेशा मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है और साथ में एक और भी बात कही गई है कि बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होना चाहिए और फर्स्ट रिस्पॉन्डर चूँकि पुलिस ही होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे अगर कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे प्रमुख सचिव गृह व लोक निर्माण विभाग, जिनका कहना है कि चार धाम यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी और पुलिस अपने व्यवहार को लेकर जो शिकायतों में रहती है उसे बहुत सौम्य, बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से जनता से बात करनी है ताकि कोई शिकायत ना आने पाए और सफल यात्रा कराने के लिए सरकार व सारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून में दिलीप जावलकर ने चारधाम यात्रा तैयारी पर खास बातचीत की है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर, न्यूज़ 1 इंडिया से बोले कि इस बार चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। केदारनाथ धाम में 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा के लिए वाहनों की संख्या बढ़ा दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम कर रहे हैं, नई पर्यटन नीति ला रहे हैं। देश में कोविड वेव 2 के बाद धीरे धीरे पूरा देश प्रदेश अनलॉक होने लगे हैं और इस बार उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्रा में बीते कई वर्षों के या यूं कहें बीते सारे वर्षों के रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। अभी से सारी बुकिंग हो चुकी है, लगभग होटल्स फुल हैं। जो यात्री वाहन है उनकी भी बुकिंग बहुत मुश्किल से हो पा रही है और इसके पीछे पर्यटन विभाग की एक बड़ी मेहनत भी है जो रंग लाई है, लोगों का एक विश्वास जीता है। हमारे साथ सचिव पर्यटन जावलकर सर हैं, इनसे पूछते हैं। सर, इस बार की चारधाम यात्रा आप लोगों के लिए काफी चैलेंज भी ला रही है। आपने इतनी मेहनत की कि लोग 2 गुना गति से 2 गुना संख्या में आने वाले हैं, तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2013 में जब आपदा के बाद कुछ समय यहाँ पर लोगों का ऐसा मन नहीं रहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यतः केदारनाथ का पुनर्निर्माण का जो कार्य किया हुआ है और आने वाले समय में उनके डायरेक्शन में अभी जो बद्रीनाथ का काम जो है प्रारंभ हो गया है, उसके चलते उत्तराखंड की चार धाम में बहुत ज़्यादा लोगों में जो है जागृति है, एक जो है सुरक्षाता का भाव है और दूसरा कोविड जैसे बहुत टफ काल में से गुजरने के बाद जो है लोगों को बाहर आके जो भगवान के, उनके आष्ट देवताओं के दर्शन करने की जो है इच्छा है, उसके चलते इस बार की बुकिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो ट्रैवल टूरिज़्म के जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर हम लोगों के पास यात्रा बहुत ओवरफुल होने की संभावना है। 2019 में इसके पहले, कोविड के जस्ट पहले सबसे अच्छी यात्रा चली थी जब लगभग 35 लाख यात्री जो है यहाँ पर प्रवास कर चुके थे। इस बार हमें लगता है कि उसके भी जो है रिकॉर्ड टूटेंगे और इसके चलते ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आह्वान है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे पर्यटन विभाग को। तो मुख्यतः इसमें हम लोगों का ये ज़्यादा फोकस है कि जो भी यात्री आ रहे हैं हम उनका पंजीकरण कर रहे। पंजीकरण प्रक्रिया हमने अनिवार्य करी हुई है क्योंकि जब पंजीकरण अनिवार्य होता है तो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से धाम में कितने लोग पहुंचेंगे और किस प्रकार से जो है उनके संदर्भ में हम लोग कोई सेवाएं दे सकते हैं। तो एक कैरिंग कैपेसिटी मैनेजमेंट करने के हिसाब से, वहाँ पर आपकी स्वास्थ्य सुविधा देने के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उस हिसाब से करने के हिसाब से, स्थानीय लोगों को, वहाँ के होटल इतर हितधारकों को उस संबंध में अवगत कराने के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया का पूरा संचालन हो। इस बार पर्यटन विभाग एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी चला दे रहा है और 1364 नाम से एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर लाइन भी चला दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सहूलियत दे सकें। सर, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं पर हमारे यहाँ होटल, लॉज, टूरिस्ट वाहन या टैक्सी ये बहुत लिमिटेड है।
हालांकि हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा हो गया, पर हर आदमी एयर कनेक्टिविटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर, इसमें आप लोग किस तरह फोकस कर रहे हैं कि हर आम और हर खास सभी को मौका मिले दर्शन का, सहूलियत हो, सुविधा हो? देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो शॉर्ट टर्म तरीके हैं जिसमें हम लोगों को अकोमोडेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसलिए हमने गढ़वाल मंडल विकास को विशेषकर कहा हुआ है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोगों को अकोमोडेशन की सबसे आवश्यकता भी होती है और वहां पर कमी खलती है। तो वहां पर GMUN अतिरिक्त 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था भी कर दे रहा है। स्थानीय लोगों का तो अब सहयोग तो होता ही है उसमें, लेकिन इसके अलावा भी जो है अतिरिक्त वाहन भी इस बार लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हमारे कुछ कार्य है जो हर साल किए जाते हैं, हर यात्रा में किए जाते हैं। लेकिन आवश्यक है कि हम लोग लॉन्ग टर्म को देखते हुए, क्योंकि यही हम लोगों के यहाँ आने वाले लोगों की संख्या रहेगी, ये मानते हुए जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा विकास हो। और इसीलिए ऑलरेडी यमुनोत्री का रोपवे का टेंडरिंग पूर्ण कर ले चुकी है। केदारनाथ के रोपवे, हेमकुंड साहिब का रोपवे, उसकी जो है अभी DPR बनने की प्रक्रिया है। एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है। हम लोग नई पर्यटन नीति लेके आ रहे हैं कि निजी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का निवेश हो और उनके मार्फत हम लोग जो है रोज़गार के सृजन के साथ ही अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके। तो इन दो रणनीतियों पे जो है पर्यटन विभाग कार्य कर रहा है। सर, पहाड़ के लोगों की ये रोजी रोटी भी है यात्रा। वो 6 महीने करीब इंतजार करते हैं और 6 महीने उनके ये जीवनोपार्जन का एक जरिया भी होता है। तो उनके हितों को भी आप लोग ख्याल में रख रहे हैं और यात्रियों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो सर, ये कितना महत्वपूर्ण है पहाड़ की आर्थिकी के लिए, विशेषकर चारधाम यात्रा? नहीं, इसी कारण से है कि अल्टीमेटली आपको कोई भी अगर गतिविधि हो रही है तो उसका आर्थिकी से बहुत अच्छा लगाव होना चाहिए, तभी रोजगार सृजन होता है, तभी जो है आपकी आय से आमदनी बढ़ती है। उसमें क्षेत्र में जो सेवाएं कंज्यूम की जाती है उससे जो हमें आय के रूप में आमदनी होती है, टैक्स के रूप में आमदनी होती है, वो इसी देश में, इसी राज्य में हमारी वापस रह जाती है। इसलिए व्यक्तियों के हिसाब से देखें या राज्य के हिसाब से देखें, इन गतिविधियों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और केवल बढ़ाना ही नहीं, उनको एक इकोलॉजिकली एक तरीके से संवारने की भी ज़रूरत है कि हम लोग उसको बहुत दूरदृष्टि रखते हुए लंबे समय के लिए हम लोग अपने आप को सक्षम बना दें, क्योंकि हम लोग बहुत इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बहुत चैलेंजेस है अभी हमारे सामने। उस समय इस सब का बैलेंस बना के कैसे चलना, इस पर जो है काम करते हुए हम लोग एक नई पर्यटन नीति जो है ले आ रहे हैं, और उसका भी आज यहाँ पर हम लोग आज के कार्यक्रम में लोगों को उसको परिचित करा दे रहे हैं ताकि हम लोग उनसे सुझाव प्राप्त कर सके। तो ये दिलीप जावलकर साहब थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को सहूलियत सुविधा तो मिले ही, और स्थानीयों की आर्थिकी का भी ख्याल रखना है और असुविधा किसी को भी ना हो, इस बात पर विशेष फोकस किया गया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।